तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की वो कौन थे? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का महान राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम को? मैं आपको बता दूं कि यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों तक के अनेक देशों के छात्र जो यहाँ पे पढ़ने आते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से ये 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करार देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास पढ़ने आए चीनी यात्री हेनसांग तथा एसिंग के यात्रा विवरण से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का भी जन्म यहीं पर हुआ था। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को 450 से 470 के बीच में प्राप्त हुआ। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी का पूरा सहयोग मिला और गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला और स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में गणिका किन्हें कहा जाता था? गणितज्ञ को, भविष्यवक्ता को, वैश्य को या खिलाड़ी को? तो मैं आपको बता दूं, गुप्तकालीन समाज में वैश्याओं के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, परंतु गुप्त काल में वैश्यावृत्ति को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को गणिका कहा जाता था। जो वृद्ध हो जाती थीं उन वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। दरअसल कुटनी वैश्याओं एवं ग्राहक के मध्य मुख्य रूप से दलाली का कार्य करती थीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था? सिंह, गरुड़, सर्प या गज? तो मैं आपको बता दूं कि गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। प्रथम प्रशस्ति से पता चलता है कि गुप्तों की राजशाही गरुड़ मुद्रा में अंकित हुआ करती थी। तो गुप्त राजाओं का राजकीय चिन्ह हो जाएगा गरुड़। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र कितने भाग में है? 4, 5, 7 या 11? तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यह पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवाद के आधार पर इसकी रचना 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई थी और इस ग्रंथ के रचयिता विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। मित्रवेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव, यानी मित्र लाभ, यानी मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ।
पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षी को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उसमें कई शिक्षाप्रद बातें भी कहलवाने की कोशिश की गई है।